तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग ईटीपी के जो व्यावसायिक नियोजन है उस चैप्टर को कर रहे थे। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 जो है इस चैप्टर को अपलोड कर दिया है। और इस वीडियो में हम लोग ईटीपी का जो चैप्टर हमारा व्यावसायिक नियोजन है उस चैप्टर का पार्ट 2 हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह से उनको समझेंगे। और ये जो तीनों टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि इन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आ जाया करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो है नियोजन की प्रक्रिया या तकनीक या फिर चरण, यानी प्रोसेस या टेक्निक या फिर स्टेप्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग या प्लानिंग। दूसरा जो हम लोग देखने वाले हैं दूसरा पॉइंट है हमारा नियोजन के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ प्लानिंग या फिर टाइप्स ऑफ प्लानिंग हम लोग बोल सकते हैं। तीसरा हमारा बिंदु रहेगा नियोजन की सीमा, यानी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, नियोजन की सीमा। तो ये तीनों बिंदुओं को हम लोग अच्छी तरह से समझने वाले हैं, तीनों टॉपिक को हम लोग अच्छी तरह से समझने वाले हैं। और एग्ज़ाम में जो है बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग बुक पे चलते हैं और बुक में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उनको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप ईटीपी के इससे पहले के वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं इस सब्जेक्ट को अपलोड कर दिया है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नियोजन की प्रक्रिया या तकनीक या फिर चरण, यानी प्रोसेस, टेक्निक्स, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। देखिए, तो अगर हम लोग किसी भी बिजनेस का प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में हमें किन किन स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा, तो किस चीज़ के बाद या फिर किस कार्य के बाद कौन सा कार्य करना पड़ेगा, तो उन्हीं को कहा जाता है नियोजन की तकनीक, ये चरण या फिर प्रक्रिया। ठीक है, तो इसमें पहला जो हमारा दिया गया है वो है कि उद्देश्य सुनिश्चित करना, यानी फिक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो नियोजन हम लोग किसी खास उद्देश्य के लिए ही करते हैं, तो हमारे पास पहले एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग उद्देश्य का सुनिश्चितीकरण करते हैं, मतलब पहले उद्देश्य जो है उसको निश्चित कर लेते हैं कि किस उद्देश्य के लिए हम लोग कार्य करेंगे। दूसरा हमारा दिया गया कि सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण, यानी कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस प्रक्रिया में या फिर इस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जिस उद्देश्य को हम लोग निर्धारित कर चुके हैं तो उस उद्देश्य से संबंधित जितने भी हम लोग सूचना एकत्रित कर पा रहे हैं, जितने भी डाटा हमको मिल रहा है, तो उन सभी डाटाओं को, उन सभी सूचनाओं को हम लोग क्या करते हैं, एकत्रीकरण करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं, और उनसे जो रिजल्ट आता है उस आधार पर हम लोग क्या करते हैं, फिर कार्य करते हैं। अगला स्टेप हमारा दिया गया है कि वैकल्पिक तरीकों का चुनाव, यानी सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेस। ठीक है, देखिए किसी भी उद्देश्य प्राप्ति के कई वैकल्पिक तरीके उपलब्ध हुआ करते हैं। इन तरीकों का मूल्यांकन अर्थात इनकी विधि, लागत, प्रभाव आदि का अध्ययन करके इनमें से सर्वोत्तम तरीके का चुनाव किया जाता है। तो हम लोग किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास 3 या 4 या फिर बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं, यानी वैकल्पिक तरीके हमारे पास होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि उन सभी तरीकों में से जो बेस्ट तरीका हमारे लिए होगा उस बेस्ट का हमें चयन करना पड़ता है। और इस बेस्ट का चयन करने के लिए हमें सभी तरीकों का, यानी सभी जितने भी हमारे पास विकल्प उपलब्ध हैं, जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, सभी ऑप्शंस की अच्छी तरह से जांच परख करनी होगी। उनकी लागत, उनका प्रभाव, उनका विधि या फिर कैसे उन विकल्प का हम लोग यूज कर सकते हैं अपने नियोजन के लिए। तो इन सभी तरीकों का हम क्या करते हैं, विश्लेषण भी करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग विश्लेषण करते हैं और जो हमारे लिए बेस्ट यानी सुटेबल जो तरीका होता है उस तरीके का हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। तो वैकल्पिक तरीकों का चुनाव करते हैं, उसमें से जो बेस्ट हमारे लिए रहेगा। अगला स्टेप दिया गया है कि नियोजन की सीमाओं का अध्ययन करना। ठीक है, तो देखिए विभिन्न वैकल्पिक तरीकों में से हम जिस किसी खास वैकल्पिक तरीके या फिर खास तरीके का जो हम चयन करते हैं तो उस तरीके में कुछ सीमाएं होती है इसकी, यानी उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो उसका हमें क्या करना है, लिमिटेशंस को भी देखना है, यानी कि कहाँ तक कार्य कर सकता है, किस सीमा तक वो नियोजन हमारा कार्य कर सकता है, यानी नियोजन की सीमाओं का भी अध्ययन करना। पांचवा दिया गया कि नियोजन का निर्माण। अब जैसे इतना सारा कार्य हम लोग कर लेते हैं तो अब नियोजन प्रक्रिया के अनुसार हम क्या करते हैं, कार्य को आरंभ कर देते हैं, यानी यहाँ कर्मानुसार आगे बढ़ने के कदम निर्धारित करते हुए विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार करके योजना का अंतिम रूप दे दिया जाता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, कार्य रूप देना शुरू कर देते हैं अपने योजना का, अपना
उसको मतलब कार्य रूप दे के या फिर यूँ कहे कि उसको हम लोग शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो नियोजन का निर्माण हो जाता है इसमें। छठा दिया गया है कि उप योजनाओं का निर्माण। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग एक नियोजन कर लिया, फिर अपना एक योजना बना ली, जो प्लान बना लेते हैं, तो उस प्लान को पूरा करने के लिए भी हम लोग को कुछ छोटे छोटे प्लान्स चाहिए होते हैं, उनको हम लोग सब प्लान बोलते हैं या फिर उप योजनाएँ बोलते हैं। तो जैसे हम लोग 5वें पॉइंट में अपना प्लान बना लेते हैं, उस प्लान को लागू कराने के लिए, फिर उस प्लान को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमें कुछ सब प्लान चाहिए, जो उप योजना चाहिए, उन योजनाओं का भी हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। नेक्स्ट स्टेप दिया गया है कि क्रियाओं का समय निर्धारण करना। ठीक है, तो हम लोग जो प्लानिंग करते हैं वो किसी खास समय के लिए भी करते हैं, मतलब जो कार्य हमें दिया जाता है या फिर किसी जो स्पेसिफिक कार्य को हम लोग करना चाहते हैं, तो उस कार्य को करने के लिए हमारे पास जो समय है वो निर्धारित होता है, और उस निर्धारित समय के अंतर्गत ही हमें क्या करना पड़ता है, कार्य को करना पड़ता है। तो विभिन्न योजनाओं के लिए हम क्या करते हैं इसमें, या फिर विभिन्न क्रियाओं के लिए हम कार्य का समय का निर्धारण करते हैं कि कितने समय में यह कार्य हो जाना चाहिए। और अगला स्टेप दिया गया है कि मूल्यांकन करने। इसमें क्या करते हैं कि नियोजन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इससे एक बार बना लेने से ही इनका समापन नहीं हो जाता, बल्कि इसे हमेशा मूल्यांकित करते रहने की आवश्यकता होती है। यह देखना पड़ता है कि योजना का अनुपालन ठीक से हो रहा है या नहीं। मतलब हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि जो योजना हम लोग बनाए हैं, जो प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कैसा रिजल्ट आया अभी तक। ठीक है, अगर इसमें कुछ सुधार करना है तो किस प्रकार से हम इसका सुधार कर सकते हैं, जैसा सोचे तो उस हिसाब से हमारा नियोजन चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इन सभी बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं, और ये किसके अंतर्गत आ जाता है, मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाता है। तो ये सभी है नियोजन की प्रक्रिया यानी चयन। पहला था हमारा उद्देश्य का सुनिश्चीकरण, दूसरा है सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण, तीसरा है वैकल्पिक तरीके का चुनाव करना, चौथा है नियोजन की सीमाओं का अध्ययन करना, पांचवा है नियोजन का निर्माण करना, छठा है उप योजनाओं का निर्माण, सातवां है क्रियाओं का समय निर्धारण करना, और अंतिम जो दिया गया है वो है मूल्यांकन करना। ठीक है, तो ये सभी थे नियोजन की प्रक्रिया या फिर चरण। अगला हम लोग बिंदु देखने वाले हैं कि नियोजन के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ प्लानिंग या फिर टाइप्स ऑफ प्लानिंग, कि नियोजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो नियोजन के प्रकार को भी अलग अलग तरीक़ों से बांटा गया, जैसे कि कुछ विशेष चीज़ों के आधार पर, या फिर जैसे कि हमारे पहला दिया गया कार्य के आधार पर, फिर हमें मिलेगा समय के आधार पर या फिर अवधि के आधार पर। तो इस तरह से इसको भी कई भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कार्य के आधार पर नियोजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए, तो कार्य के आधार पर जो नियोजन है उनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है उच्च स्तरीय नियोजन यानी हाई लेवल प्लान, दूसरा है मध्य स्तरीय योजना या फिर मिडिल लेवल प्लान, और तीसरा है निम्न स्तरीय योजना यानी लो लेवल प्लान। ठीक है, जो उच्च स्तरीय योजना जो होती है, इस योजना के अंतर्गत उपक्रम की सामान्य नीति, मतलब उपक्रम का जो नीति रहेगा, उसका उद्देश्य रहेगा, उसका बाजार, उसका विस्तार आदि, इन सभी जो विषय है, इन सभी बातों हैं, इन सभी बातों पर क्या करते हैं, जो उच्च प्रबंधक हैं, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, योजना बनाते हैं यानी प्लान्स बनाते हैं। तो ये हो गए उच्च स्तरीय योजना, मतलब जो टॉप लेवल मैनेजर बनाते हैं किसी संस्था के उद्देश्य के लिए, किसी संस्था के जो नीतियाँ होती है, किसी संस्था का अगर विस्तार करना है, तो इन सभी जो महत्वपूर्ण चीज़ों से संबंधित लक्ष्य आदि, इन सब महत्वपूर्ण चीज़ों से संबंधित योजना होती है वो उच्च स्तरीय योजना के अंतर्गत आती है। दूसरा हमारा मध्य स्तरीय योजना यानी मिडिल लेवल प्लान। देखिए, उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा ऐसी युक्तियाँ यानी स्ट्रेटेजीज निर्धारित की जाती है जिससे लक्ष्य भेदन में आसानी हो। तो उच्च स्तरीय प्रबंधक जो होते हैं वो एक बार क्या करते हैं, संस्था का लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं। अब उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो मध्य स्तरीय प्रबंधक होते हैं वो अपना कुछ प्लान बनाते हैं। ये किसके अंतर्गत आ जाता है, मध्य स्तरीय योजना के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा दिया कि निम्न स्तरीय योजना यानी लो लेवल प्लान, यह योजना कार्य के बंटवारे से संबंधित होती है या उपक्रम के पर्यवेक्षक स्तर पर बनाई जाती है। यानी जो किसी उपक्रम का जो सबसे नीचे वाला स्तर होता है मैनेजमेंट का, उस स्तर पर यहाँ पर ये योजनाएं बनाई जाती है, और ये सीधे कार्य से संबंधित होते हैं। जितने भी सुपरवाइजर वगैरह होते हैं वो इन योजनाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कार्य के आधार पर नियोजन, उच्च स्तरीय योजना, मध्य स्तरीय योजना और निम्न स्तरीय योजना। अब हम लोग देखते हैं अवधि के आधार के अनुसार जो है ये नियोजन या योजना, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। तो अवधि के आधार पर भी नियोजन को तीन आधार पर बांटा गया है, अल्पकालीन योजना,
मध्यकालीन योजना और तीसरा है दीर्घकालीन योजना। ठीक है, चलिए करके देखते हैं सबको। अल्पकालीन योजना किसे कहेंगे? शॉर्ट टर्म प्लान। जब योजना 1 वर्ष या इससे कम अवधि के लिए बनाई जाती है तो यह अल्पकालीन योजना कहलाती है। यानी अगर हम लोग योजना बना रहे हैं 1 साल के लिए या फिर उससे भी कम समय के लिए, तो इस प्रकार की योजना को हम लोग कहेंगे अल्पकालीन योजना। दूसरा दिया गया मध्यकालीन योजना, मिडिल टर्म प्लान। जब योजना 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम अवधि के लिए तैयार की जाती है तो यह मध्यकालीन योजना कहलाती है। मतलब अगर हम लोग जो प्लान बना रहे हैं 1 साल से ज़्यादा है किंतु 5 साल से कम है, उस योजना को हम लोग क्या कहेंगे? मध्यकालीन योजना के अंदर उसको शामिल करेंगे। तीसरा दिया गया है दीर्घकालीन योजना यानी लॉन्ग टर्म प्लान। दीर्घकालीन योजना लंबी अवधि अर्थात 5 वर्ष से अधिक समय के लिए तैयार की जाती है। ठीक है, तो दीर्घकालीन योजना उस योजना को कहेंगे जो कि एक लंबा समय के लिए होता है। और लंबा समय क्या मतलब 5 साल से अधिक। 5 साल से अधिक जितने भी योजनाएं हैं उन योजना को हम लोग क्या कहेंगे? दीर्घकालीन योजना के रूप में हम लोग उनको अध्ययन करते हैं। तीसरा हमारा दिया गया है कि उपयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूज के आधार पर, यानी उपयोग के आधार पर भी जो है योजनाओं को बांटा गया है। इसमें पहला दिया गया स्थिर योजना, स्टैंडिंग प्लान्स या फिर स्थिर योजना किन्हें कहते हैं? देखिए, यह योजना एक ही बार बनाई जाती है जो उपक्रम की कार्यविधि सामान्य संचालन से संबंध में उद्देश्य के अनुरूप नीतियाँ, नियमों, नियुक्ति आदि का निर्धारण करते हैं। तो स्थिर योजना जो होती है वो जब तक संस्था है तब तक चलते रहती है, वो हमेशा के लिए रहती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। दूसरा दिया गया है एकल योजना। एकल योजना क्या होता है? सिंगल यूज प्लान्स। देखिए, किसी विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाने पर इनके समाधान के लिए एकल योजना बनाई जाती है। ठीक है, जब कोई खास स्थिति या फिर खास परिस्थिति जो आ जाती है, उन परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए जब कोई योजना बनाया जाता है तो उन योजना को कहा जाता है एकल प्रयोग योजना यानी सिंगल यूज प्लान। सिंगल योजना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नियोजन के प्रकार, यानी कार्य के आधार पर उच्च स्तरीय नियोजन, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय, अवधि के आधार पर अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, और उपयोग के आधार पर 2 हो गए स्थिर नियोजन और एकल प्रयोग नियोजन। तो हम लोग चलिए अगले बिंदु पर बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि नियोजन की सीमाएं यानी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। मतलब हमारा प्लानिंग कहाँ तक सफल हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो जहाँ पर हमारा प्लानिंग जो काम नहीं कर पाता है, तो उन्हीं चीज़ों को कहा जाता है नियोजन की सीमाएं यानी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो इसमें पहला दिया गया है कि पूर्वानुमान पर आधारित यानी बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। ठीक है, नियोजन पूर्वानुमान पर आधारित होता है और अनुमान यथार्थ नहीं होता है। यदि परिस्थितियां अनुमान के विपरीत हो गई तो नियोजन का धाराशायी हो जाना स्वाभाविक है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग नियोजन करते हैं वो फोरकास्टिंग के आधार पर करते हैं यानी पूर्वानुमान के आधार पर करते हैं। हम लोग कुछ अनुमान लगाते हैं या फिर जो पास्ट हमारा रिजल्ट होता है उन पास्ट रिजल्ट के आधार पर हम लोग एक अनुमान लगाते हैं और अपना क्या करते हैं? प्लान करते हैं। लेकिन अगर परिस्थितियाँ वैसी ना हो, जो हमारा पास्ट रिजल्ट के अनुसार ना हो, उसी तरह का कंडीशन अगर उपलब्ध ना हो तो हमारा क्या होगा? योजना या फिर नियोजन जो हो विफल हो सकता है यानी धाराशायी हो सकता है। दूसरा दिया है कि राजनीतिक अस्थिरता यानी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। देखिए, सरकार की औद्योगिक, आर्थिक, मौद्रिक नीति के अनुरूप भावी योजनाएं तय की जाती है। अब यदि सरकार बदल जाए तो इन नीतियों में परिवर्तन हो जाए तो नियोजन निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो राजनीतिक स्थिति हो काफ़ी अस्थिर रहता है, पार्टियां बदलती रहती है, सरकार बदलती रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब नई सरकार आती है तो अपने कुछ पॉलिसीज लेके आते हैं, अपने कुछ नियम वगैरह लेके आते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा प्लानिंग रहता है, जो हम नियोजन किए रहते हैं किसी खास योजना के अनुरूप या फिर किसी खास कानून के अनुरूप, वो फिर हमारे क्या हो जाता है, वहाँ पर विफल हो जाता है। तो राजनीतिक अस्थिरता जो भी है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो भी है हमारा, वह भी नियोजन की सीमा के अंतर्गत आता है यानी राजनीतिक परिवर्तन जो है नियोजन को प्रभावित करते हैं। अगला दिया गया हमारा पहल क्षमता में कमी यानी रिडक्शन इन इनिशिएटिव कैपेसिटी। देखिए, नियोजन के चलते प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को पूर्व निर्धारित लीक पर चलने की मजबूरी होती है, जिसके चलते वे चाहते हुए भी किसी कार्य में पहल नहीं कर पाते। इससे लाभदायक अवसर भी हाथ से क्या होते हैं? छूट जाते हैं। तो नियोजन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो कर्मचारी होते हैं उनको निर्धारित योजना के अनुसार ही चलना पड़ता है। तो कभी कभी कुछ ऐसे अवसर आते हैं जबकि उनमें अगर कुछ परिवर्तन कर दे तो हम लोग ज़्यादा लाभ उठा पाते हैं, लेकिन कर्मचारी जो है ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको जो मार्ग दिया जाता है, जो कार्य दिया जाता है, वो उसी तरीके से करते हैं जो कि उन्हें बताया जाता है।
तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, वो पहल नहीं कर पाते हैं, कुछ अपने इनिशिएटिव खुद से नहीं ले पाते हैं, और इससे क्या होता है, जो हमारा व्यवसाय या फिर बिजनेस जो है वो प्रभावित होता है, यानी पहल क्षमता में कमी होती है। चौथा दिया है कि लोचशीलता का अभाव, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, व्यवसायिक कार्यकलाप पर्यावरण से बंधे होते हैं जो हर समय करवटें बदलते रहते हैं, जैसे तकनीकी परिवर्तन, फैशन या रुचि में परिवर्तन। नियोजन बन जाने के बाद इसमें हमेशा परिवर्तन कर रहने की गुंजाइश नहीं रह पाती है, जिसके चलते व्यवसाय का नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, लोचशीलता का अभाव के चलते भी नियोजन विफल हो जाता है। मतलब एक ऐसा समय आता है जब हमें अपने नियोजन में सुधार करना या सुधार करने की आवश्यकता पड़ती है, या फिर ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब अगर नियोजन में हम परिवर्तन ना करें, उनमें कुछ अगर चेंजेस ना करें, तो हमें उसका जो नियोजन का प्रभाव जो है वो गलत, मतलब हमें मिल जाता है, उसका प्रभाव नियोजन जो है वो निष्फल हो जाता है। तो लोचशीलता का अभाव अगर हमारे नियोजन में रहेगा तो नियोजन सफल नहीं हो पाता है। अगला दिया गया कि खर्चीला प्रणाली। खर्चीला प्रणाली मीन्स एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ठीक है, नियोजन एक खर्चीला प्रक्रिया है, क्योंकि इसके लिए आंकड़े एवं सूचनाओं के एकत्रीकरण, विश्लेषण, सर्वोत्तम पद्धति का चुनाव आदि करना पड़ता है। कुल मिलाकर यह खर्चीला प्रणाली साबित होती है। ठीक है, चूँकि नियोजन करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, बहुत सारे डाटा हमें इकट्ठा करना पड़ता है, उनका एनालाइज करना पड़ता है, और बहुत सारे वैकल्पिक विषयों में से हमें बेस्ट का चयन करना पड़ता है, तो इसमें बहुत सारा खर्चा भी आता है। तो इसलिए हम लोग नियोजन को एक खर्चीला प्रणाली भी कर सकते हैं। अगला दिया गया कि दोषपूर्ण तकनीक यानी डिफेक्टिव टेक्निक जो है, यदि नियोजन के लिए सही आधार यानी सही बेस का चुनाव नहीं हो सका तो सारी प्रक्रिया दोषपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो नियोजन के लिए हमें एक सही बेस का चुनाव करना पड़ता है। अगर हमारा बेस ही मजबूत नहीं रहा तो उस बेस के आधार पर जो हम लोग फोरकास्ट किए रहेंगे या फिर जो अनुमान लगाए रहेंगे, वो सारा अनुमान जो है विफल होना ही है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नियोजन एक दोषपूर्ण तकनीक भी साबित हो सकती है, अगर जिस आधार पर हम लोग नियोजन कर रहे हैं वो आधार हमारा गलत हो। तो सातवां दिया कि विपरीत परिस्थिति के लिए अनुपयुक्त। ठीक है, तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी आ जाती हैं जिन परिस्थितियों में नियोजन काम बिल्कुल ही नहीं करता है, तो ऐसी परिस्थितियों के लिए क्या है, पूर्वानुमान या फिर नियोजन जो है सफल नहीं हो पाता है। आठवां दिया कि कुछ व्यापार के लिए अनुपयुक्त होता है। ठीक, कुछ ऐसे बिजनेस या फिर ऐसे व्यापार भी होते हैं जिनमें इतना अधिक उतार चढ़ाव होता है कि उन जगह पर हम नियोजन कर ही नहीं सकते। तो ऐसे बिजनेस के लिए, जैसे कि आपका फैशन वाला बिजनेस हो गया, शेयर बाजार हो गया, सूचना तकनीक वाला, इन सभी में इतना परिवर्तन होता है कि उस जगह पर आप नियोजन कर ही नहीं पाते सही से। तो इन व्यवसायों के लिए, फिर ऐसे व्यवसाय के लिए जो है, ये व्यापार के लिए नियोजन गलत साबित हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग तीनों टॉपिक को कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे तो उन वीडियोस पर जाइए, उनको डाउनलोड कीजिए, और जब आपको समय मिले एकदम शांत दिमाग से उन वीडियोस को देखिए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए। जय हिंद।